ओके, तो सीआरक्यू तो सबको मिल ही चुका होगा, है ना भाई? पॉइंट सब याद है ना ग्रेविटेशन का? न्यूटन्स लॉ, फोर्स जो होता है वो कितना होता है भाई? Gm1m2/r²। पोटेंशियल, फील्ड, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही है। ओके, चल बेटा क्वेश्चन सब डिस्कशन करेंगे, उससे आपकी बात और क्लियर होगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, थ्री पार्टिकल्स each of mass m are located at the vertices of an equilateral triangle of side A. At what speed must they move if they all revolve under the influence of their gravitational force of attraction in a circular orbit circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle? ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि थ्री पार्टिकल्स है, ठीक है, एम मास का, दे आर मूविंग, ठीक है, इस तरीके से बेटा मूव कर रहे हैं तीन पार्टिकल्स, ठीक है। साइड लेंथ है बेटा ये ट्रायंगल का, सेंटर यहां पे हो गया, ठीक है। अब बताओ यार, यहां पे बोल रहा है एट व्हाट स्पीड मस्ट दे मूव, तो किस स्पीड से मूव करना चाहिए अगर ये ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन में ट्रायंगल भी दे सकता है, स्क्वायर के कॉर्नर पे भी दे सकता है, याद रखिए। तो क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाना है भाई, बता, इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी। अब बताओ यार, कोई भी एक पार्टिकल उठा ले, ए पे है ये, बी पे ये, सी, कोई भी एक पार्टिकल उठा लो यार, किसको उठाना चाहते हो? मान लो कि ए वाले को मैं उठाता हूं, तो ए वाले पे बेटा एक फोर्स इधर लग रहा होगा एफ, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा एफ। बता, इन दोनों का रिजल्टेंट भाई इधर जाएगा ना अंदर की ओर, बोलो यार, नेट फोर्स अंदर की ओर जाएगा ना। अब बता यार कितना हो जाएगा एफ की वैल्यू, एफ आपको पता है कितना होगा, Gm² बाय a², ये एफ हो गया। ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री है, तो बताइए भाई नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट 2f cos 30 डिग्री, ठीक है। पुट कर दो भाई, तो ये √3f आ जाएगा, मतलब √3 Gm² बाय a², ये हो गया भाई नेट फोर्स, ठीक है। अब बता यार, नेट फोर्स इतना आ गया, तो फोर्स ही ना इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो ये नेट फोर्स जो है वो mv² बाय आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो नेट फोर्स की जगह मैं पुट कर दूं √3 Gm² बाय a², वो किसके बराबर आ गया यार, mv² बाय आर का मतलब बेटा रेडियस। अब बता यार, किस रेडियस में मूव कर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल जो सर्किल में मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितना बोलोगे? तो ये दूरी आपको पता है, ये पूरे का 2/3 होता है, तो रेडियस बेटा कितना बन जाएगा, 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आपका कितना है बताइए, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू √3a/2। तो बता यार कितना आ गया यहां से, √3 Gm² बाय a² इज इक्वल टू √3 mv² बाय a, नहीं हो जाएगा यार, बोलो तो जरा, 2 हट गया, √3 से एक √3 नीचे में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो बताओ यार v की वैल्यू कितनी हो गई, √Gm/a, हुआ कि नहीं?
समझे भाई कहानी? बोल इशिता मिश्रा। मिश्रा जी क्लियर हुआ पॉइंट? अंश, वीर, श्रुति, तुषार, समझे ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? चलिए भाई, लिख लिया सबने? रब कर दूं? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यार। दूसरा, दूसरा बोल रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास 20 kg एंड 10 kg आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे है भाई। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम डिक्रीजेस टू 0.5 मीटर इफ ओनली ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा कंसेप्ट लगा दे यार कि 2 पॉइंट मास अगर है 20 kg का और एक है 10 kg का, ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, अब भाई इन दोनों को छोड़ दिए तो भाई एनर्जी कंजर्व। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछता कि ये दोनों कहां पे टकराएंगे, मतलब 20 kg से कितनी दूरी पे कॉलिजन होगी, तब क्या आंसर होता आपका? 20 kg से कितनी दूरी पे टक्कर होगी? बोल भाई। तो टक्कर कहां पे होगी? ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो टक्कर कहां पे होगी भाई? सेंटर ऑफ मास पे। जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास तो बेटा इसके नजदीक होगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये दोनों मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान ले यार अब इनका सेपरेशन घट के 0.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसकी स्पीड मान ले v1 है, इसका स्पीड v2 है। तो आपसे पूछ रहा है बता यार स्पीड क्या होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। बताइए भाई, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखोगे? बाय मोमेंटम कंजर्वेशन बोलिए भाई क्या लिख देंगे? टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये 20 वाला है, ये 10 वाला, तो 20v1 माइनस 10v2, ये फाइनल मोमेंटम। इनिशियली तो बेटा दोनों रेस्ट में था, तो बताओ v2 इज इक्वल टू 2v1 आया। ठीक बात, v2 किसके बराबर आ गया भाई? 2v1 के। अब बताओ यार नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? बाय एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो यार, बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखिएगा आप? बताओ। टोटल एनर्जी बेटा कंजर्व रहेगा ना? अरे भाई टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्या लिखिएगा बताइए? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बोल यार इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना? बोल भाई हिमेश, हितेश बता, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना? 2 पॉइंट मास बेटा है। याद करो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी, वैसे यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में, तो लेकिन यहाँ पे निगेटिव में होगा। तो 2 पॉइंट मासेज m1 m2 अगर r दूरी पे है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना भाई? माइनस जी m1 m2 बाय आर, माइनस जी m1 m2 बाय आर। तो बताओ भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस जी m की जगह भाई 20, m2 की जगह 10 बाय आर, आर की जगह 1। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बता भाई अभी कितना लिखेगा? माइनस जी m1 m2 बाय आर की जगह बेटा 1/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ 10 इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ 20 इंटू v1 स्क्वायर। ठीक है भाई, बोल दो यार कितना आ जाएगा यहां से? क्या हो जाएगा यहां से?
तो बताओ यहां से अगर मैं करूंगा तो ये तो आ गया भाई -200G और इधर से आ गया 400G। तो 400G -200G इज इक्वल टू आ गया आपका 10V1 स्क्वायर प्लस 5V2 स्क्वायर। ठीक, तो देख लो यार कितना आ जाएगा ये 200G इज इक्वल टू, देखो यार V2 किसके बराबर है 2V1 के, तो 10V1 स्क्वायर प्लस 5 V2 की जगह पुट कर दे 2V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देख यार यहां से आपका आ गया 200G 10V1 स्क्वायर प्लस 20V1 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बताइए V1 की वैल्यू कितनी आ गई, √30 आ गया 20G/3। ठीक है भाई, V1 निकल गया, अरे V1 आ गया तो V2 भी तो आ ही गया। ठीक है भाई, तो ऐसे करना था। नोटेड हो गया भाई। ठीक है भाई, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बता यार 3 पॉइंट मास है। ठीक है, m, ठीक है, लेंथ है l, पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। बता यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का। बिल्कुल सही चमन, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दी है, निगेटिव साइन लेके चलना है। बता यार, तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, 3 पेयर बनाना, एक पेयर का बेटा आपको पता ही है -Gm1m2/r होता है, तो बता इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देगा, -3Gm²/L। ठीक है, दूसरा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द 3 पार्टिकल्स टू इनफाइनाइट सेपरेशन।
बेटा इनफाइनाइट सेपरेशन तक करना है, तो बताओ यार, इन्फिनिटी तक ले जाना है, अरे ले जाओ। तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोल बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बेटा स्लोली स्लोली ले जा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं ना हुआ है, धीरे धीरे ले जा रहे हैं। तो बताओ मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू के बराबर, अब पुट कर दे यार, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल तो बेटा 0 हो गया जब इंफिनिटी पे होगा, माइनस यू इनिशियल। तो बताओ यार कितना हो जाएगा? 3gm² L। ठीक है। तीसरा, वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन द पार्टिकल्स आर मूव टू इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। वर्क डन बाय सिस्टम व्हेन द पार्टिकल्स आर मूव टू इनफाइनाइट सेपरेशन। वर्क डन बाय सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ भाई? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो बताओ भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ बेटा, इसी का भाई उल्टा कर देना। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 देख यार, 4 नंबर। एक रिंग है और एक स्फेयर है, दोनों के सेंटर के बीच का दूरी √3a है। ठीक है, इसका भी रेडियस ए, इसका भी रेडियस ए है। इसका मास है भाई स्मॉल m और इसका मास कैपिटल M। तो बोल रहा है कितना फोर्स में लग रहा होगा एक दूसरे के बीच। तो देख यार, इस तरह का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आ सकता है। ठीक है भाई, बात को ध्यान रखिएगा। तो देख यार, आपको पता है कि यहाँ पे फोर्स निकालना जो है 2 तरीके से मैं निकाल सकता हूं। एक तो स्फीयर की वजह से रिंग पे देखूंगा, तो इसकी वजह से बेटा फील्ड जो होगा वो रेडियली होगा, इनवर्ड। चार्ज रहता तो आउटवर्ड होता, पॉजिटिव चार्ज रहता तो फोर्स इनवर्ड होगा। उसका बेटा F cos थीटा वाला कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देते। लेकिन उससे भी एक सिंपल तरीका है, वो ये है, आपको पता है कि एक स्फीयर की वजह से जो फील्ड होती है वो जस्ट लाइक एक पॉइंट मास होती है, जो कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो यार इस क्वेश्चन को जो है ना, ये क्वेश्चन हो या फिर ये क्वेश्चन हो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बात दोनों क्या है? सेम है। अब बताओ बेटा, इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा ये? तो F इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे? फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन स्फीयर ड्यू टू रिंग क्या हो जाएगा भाई? ड्यू टू रिंग क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज इक्वल टू M इंटू ई होगा भाई, M इंटू ई ड्यू टू व्हाट? रिंग। तो बताओ यार, M ई ड्यू टू रिंग कितना हो जाएगा रिंग की वजह से? बताओ इस पॉइंट पे ई ड्यू टू रिंग। तो बताओ भाई, रिंग की वजह से कितना होता है फील्ड? याद कर, GMX/R² + X² का पावर 3/2। ठीक है,
तो बेटा जी एम, एक्स का मतलब दूरी, ये दूरी आपको पता है √3a है, तो जी एम एक्स की जगह भाई √3a बाय आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब दिस वन। तो बताइए भाई फोर्स कितना आ जाएगा? ये बेटा कितना बन जाएगा? 4a स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब 2a का पावर क्यूब, तो 8a क्यूब बनेगा नीचे में, तो ये आपका आ जाएगा √3 कैपिटल M स्मॉल m बाय 8a स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा फोर्स। तो यार इसमें ये बताओ, ये स्फेयर जो है उसका रेडियस दिया नहीं भी रहता। हाँ बिल्कुल है, मैं उससे भी कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो इसको ऐसे सोचो ना, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से देख ले, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इस पे बेटा फोर्स इधर लगेगा कितना, सॉरी अंदर की ओर होगा ना, फोर्स इधर लगेगा कितना, dm इंटू ई। बता यहाँ पे भी एक एलिमेंट लोगे तो इस पे भी इधर लगेगा dm इंटू ई। बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो हर जगह का बेटा कौन सा कंपोनेंट काम का है? हर जगह का बताओ भाई। थीटा अगर एंगल है तो आपको पता है ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। तो बताओ भाई कॉस वाला ऐड हो रहा है ना, कॉस वाला एडअप हो जा रहा है, तो बताओ उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या हो जाता बताइए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू ई कॉस थीटा। बोलो भाई लिखते हैं। अब बता यार हर जगह इस सरफेस पे हर जगह ई का वैल्यू तो सेम, और बताओ भाई थीटा भी तो सारे एलिमेंट के लिए सेम ही होगा, तो बताओ भाई ई कॉस थीटा कांस्टेंट है बेटा, और डीएम का इंटीग्रेशन एम बन जाएगा, तो एम ई कॉस थीटा नहीं हो गया? और ई की वैल्यू आपको पता ही है, ई का मतलब इसकी वजह से फील्ड। बताओ भाई एक स्फेयर की वजह से फील्ड कितना होगा, आपको पता है जीएम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताओ भाई ये √3a है, ये a है, तो ये 2a हो गया, तो डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या बन जाएगा भाई, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा, √3/2। तो बताइए भाई कितना आ रहा है, √3 स्मॉल m बाय 8a स्क्वायर। देखो भाई ऐसे भी कर सकते, तब क्यों करते गरिमा? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा तब थोड़ी करेंगे, तब तो भाई उसका फील्ड जो है वो कब होता है, gm/r², जब मास डिस्ट्रीब्यू। अब देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी बात ये है, अगर स्फेयर है और स्फेरिकल डेंसिटी दिया हुआ है फंक्शन, मतलब रो एज ए फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है, तब भी आपको पता है कि फील्ड जो है वो रेडियली होगी, है ना? लेकिन उस केस में भी आप पॉइंट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। ठीक है भाई, हाँ उस केस में पॉइंट की तरह ट्रीट करने का मतलब ये होता है, बाहर वाले पॉइंट के लिए टोटल मास आप निकाल लेते, रो का फंक्शन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग टोटल मास निकाल लेते भाई, बात वही बन जाता। बताओ भाई बाहर वाले पॉइंट के लिए बेटा रो सेम है तब तो यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया, बात तो वही हो गया।
अगर रो एज ए फंक्शन ऑफ, बताओ क्वेश्चन में ये दिया रहता कि रो जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ आर है, फंक्शन ऑफ आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तब भी तो बेटा इसकी वजह से फील्ड रेडियली ही आउटवर्ड होता। ठीक, अब बताओ भाई, अभी भी जो है यहां से इसकी वजह से बेटा एक्स दूरी पे अगर मैं आपसे फील्ड पूछता तो अभी भी आप फील्ड लिखते ना, जी इंटू एम इन बाई एक्स स्क्वायर। बोलिए भाई, यहां पे एम का मतलब क्या हो जाता है, टोटल मास, बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो मास निकाल लेते हैं, मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी हो जाता, रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर, डी आर का इंटीग्रेट कर देते हैं तो मास निकाल लेते हैं, मतलब यहां पे बस मास हमें निकालना, दैट्स इट। ठीक है, समझे बात को ना। तो हो सकता है भाई आपको क्वेश्चन में यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर दे दे और डिस्टेंस का फंक्शन दे दे, जे एडवांस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो बात समझ गए ना। लेकिन बता बेटा, दोनों मेथड में से कौन सा ज्यादा बेटर है, दोनों मेथड में से कौन सा ज्यादा बेटर है, फर्स्ट वाला जो बनाए थे या दूसरा वाला? तो फर्स्ट वाला बेटा ज्यादा जल्दी बनने के लिए, इसलिए बताओ यहां पे अब स्फेयर के ये रिंग की जगह बेटा अगर डिस्क दे देता, रिंग की जगह अगर डिस्क दे के ये क्वेश्चन पूछता, तब आप इसमें फंस जाते, इसकी वजह से उस पर फोर्स निकालने में फंस जाते कि नहीं, बताओ क्यों फंसते भाई। अब तो बेटा आपको एक एलिमेंट्री रिंग लेके करना पड़ता, फिर उसको इंटीग्रेट करते, है ना। और बताओ अब इस केस में भी तो वही बात होगा, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लीजिए, है ना। और डिस्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला पता ही है आपको कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, वही इसका जो सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, और बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। ठीक है, चल यार एक क्वेश्चन मुझे तुम लोग करके दिखाओ, सीआरक्यू में नहीं है ये। एक ये स्फीयर है, रेडियस आर है, ठीक है। इस प्लैनेट का ये बेटा मान ले कि एम ई है, और एक ये मून है, ठीक है। ये दूरी जो है डी में बोलो, इसका मास मान ले एम है, इसका मास मान ले 4m है, ठीक है। दो प्लैनेट्स है, एज्यूम करो दो प्लैनेट्स है, एक का मास m है, दूसरे का मास 4m, ठीक है। इसका रेडियस बेटा r कर लो और इसका रेडियस 2r कर लो। अब यहां से एक पॉइंट मास को मैंने प्रोजेक्ट किया v नॉट वेलोसिटी, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये दूसरे प्लैनेट के सरफेस पे पहुंच जाए, ठीक है। तो मिनिमम कितना स्पीड मुझे देना पड़ेगा ये आपको बता, तो लिखोगे क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, find the minimum speed required so that the particle will reach on the surface of other planet, particle will reach on the surface of other planet, ठीक है। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाइए जरा।
बना भाई? आया? लोकेश बोल रहा है √3 GM/D। और भाई, और किसी का आया है? तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे भाई, पहले ये बता मुझे, कंसेप्ट क्या लगेगा? बिल्कुल हमें, मुझे ऐसा नहीं कि बेटा इसको यहां पर जस्ट पहुंचाना है, सेंटर ऑफ मास तक पहुंचाना है। हद करते हो यार। मुझे बेटा इसको बताओ, ये जब जा रहा होगा तो शुरुआत में किसका फील्ड ज्यादा है? अर्थ, ये 4m वाले का फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे इसको बेटा न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा देना है। मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट तक पहुंचा जाना है जहां पे बेटा नेट फील्ड 0 हो जाए। जागृति, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी कुछ नहीं है। मुझे इसे इस पॉइंट पे पहुंचा देना है जहां पे बेटा ग्रेविटेशन फील्ड, नेट फील्ड 0 हो जाए। बताओ यार, इस पॉइंट से इसको अगर मैं P बोलूं, इसको Q बोलूं, तो बताओ P से A के बीच में बेटा नेट फील्ड इधर होगा। तो ये यहां पे कहीं रुक गया तो वापस तो इसी पे आ जाएगा। और बताओ A के बाद जो है, जो पॉइंट पे नेट फील्ड 0 है बेटा, उसके बाद तो इसका फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो आपका काम क्या है, कहां तक पहुंचा देना यार? न्यूट्रल पॉइंट तक। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट फाइंड कीजिए ना, समझे ना? इसमें जनरली यही कंफ्यूजन रहता है। कोई बोलता है सेंटर ऑफ मास तक पहुंचाएंगे, कोई बोलता है सरफेस पे जस्ट 0 कर देते हैं, फाइनली वहां पे पहुंच गया मतलब वहां पे एनर्जी 0। नहीं बेटा, इसे आप कहां तक छोड़ देना है? बस न्यूट्रल पॉइंट तक। तो बताओ भाई, फॉर न्यूट्रल पॉइंट, फॉर न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ यार? मान ले यहां से x दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, तो इससे पहले बेटा इधर फील्ड है, इसके बाद यहाँ, तो बताओ यहां से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो अपने आप भाग जाएगा ना उधर, है ना? तो बताओ फॉर न्यूट्रल पॉइंट क्या लिखोगे? इसकी वजह से कितना फील्ड होगा? GM की जगह 4m, GM/x²। बताओ इसकी वजह से कितना फील्ड होगा भाई? GM/D-x²। तो बता यार यहां से कितना आ गया? 4 × D-x² तो बेटा यहां से जो है ये आपका बन जाएगा 2 × D-x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2D/3। अब बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास भी क्या 2D/3 दूरी पे है? बोल भाई, सेंटर ऑफ मास भी क्या 2D/3 दूरी पे है? नहीं। ठीक है, अब बताओ भाई यहां से अब क्या हो गया? तो फॉर पार्टिकल टू रीच Q इट मस्ट क्रॉस A। ठीक है, ये A को मस्ट क्रॉस करे। ठीक है, तो बताइए भाई आप क्या बोलोगे? बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लिख दो भाई। मैकेनिकल एनर्जी एट P इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट A। बता यार, P पे मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलोगे?
बताओ भाई, पी पे काइनेटिक एनर्जी तो हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बताओ यार पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा पी पॉइंट पे? पी पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल है आपका -GM, एम की जगह 4m, -GM/2r। ये पोटेंशियल हो गया, इसको बेटा इसके मास से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है। और बता भाई ए पे मैकेनिकल एनर्जी बेटा, तो ए पे जस्ट पहुंचा है, तो यहाँ पे भाई काइनेटिक एनर्जी 0 कर दो, मुझे तो मिनिमम निकालना है। ठीक है। और बताओ ए पॉइंट पे अरे पूरा नहीं लिखे, एक मिनट बेटा। पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बता पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में इसका भी और इसका भी दोनों का लिखना है ना। बताओ भाई पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? इसकी वजह से पोटेंशियल -4 GM/r, इसकी वजह से। और इसकी वजह से बेटा यहाँ पे -GM कितना दूरी हो गया बताओ इसके सेंटर से इस पॉइंट का दूरी, तो D-2r। ठीक है, इतना इंटू एम कीजिएगा। ठीक है, अच्छा 2r होगा, सॉरी। और बताओ भाई ए पॉइंट पे कितना एनर्जी हो गया? दिस इज इक्वल टू ए पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी 0। बताओ भाई ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? इसकी वजह से पोटेंशियल, तो बेटा इसकी वजह से पोटेंशियल तो होगा -4 GM। दूरी x, x कितना है भाई? 2D/3, 2D/3। और बताओ इसकी वजह से ये दूरी कितना हो जाएगा? -GM/D/3 इंटू एम कीजिएगा। ठीक है, एम हटा दो बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। हो गया? हो गया भाई, रब कर दूं? ठीक है।
चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल सा है यार। इस तरह का क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने देखा होगा। क्या बोला है? द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो दिया हुआ है आपको कितना, 3x² y प्लस y³ z। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ग्रेविटेशन फील्ड, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो कितना बन जाएगा बताओ भाई, -6xy। ई वाई क्या बन जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए तो भाई क्या बन जाएगा यार, -3x²। और यहां से आ जाएगा -3y²z। और ई जेड क्या बनेगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। कितना हो जाएगा बताओ, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो कांस्टेंट, तो -y³। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ at which the acceleration due to gravity is same below and above the surface of the earth। below और above भाई सेम होना चाहिए acceleration due to gravity। तो बेटा यहां पर अर्थ के सरफेस से मान लो h हाइट ऊपर A पॉइंट पे और h हाइट नीचे B पॉइंट पे, आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है यार। तो बता यार, GA इज इक्वल टू GB। अब बताओ ऊपर वाले पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है यार, GM बाय RE प्लस H का स्क्वायर। ठीक, नीचे वाले के लिए भाई बताओ, नीचे वाले पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा एक्सेलेरेशन एट B। तो बेटा अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, GM, M मतलब ME, GMX, X का मतलब सेंटर से दूरी, तो RE माइनस H, RE³ ये होता है GMX बाय RE³। अब बताओ भाई GME तो हट ही गया, ये बन गया आपका कितना, RE³ इज इक्वल टू आ गया RE प्लस H का स्क्वायर इंटू RE माइनस H। तो देखो यार कितना आ गया यहां से, RE³, ये कर दो यार RE² प्लस H² प्लस 2REH। ठीक है भाई, इतना लिख दिया मैंने। अब बता यार, इधर ये पहले से RE माइनस H है,
तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा यहां से, आर ई क्यूब इज इक्वल टू आर ई क्यूब माइनस आर ई स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर आर ई, ठीक है भाई, माइनस एच क्यूब। देख यार, फिर प्लस टू आर ई स्क्वायर एच माइनस टू आर ई एच स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यार, आर ई क्यूब कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा यहां से यार, एच क्यूब, ठीक है भाई, आर ई स्क्वायर एच और प्लस टू आर ई स्क्वायर एच है, तो भाई इधर आ जाएगा माइनस आर ई स्क्वायर एच और इधर है भाई माइनस टू आर ई एच स्क्वायर और इधर है आपका प्लस आर ई एच स्क्वायर। तो बताओ भाई ये भी आपका इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा आर ई एच स्क्वायर, ये जीरो हो गया। तो देख यार, ये एच स्क्वायर प्लस आर ई एच माइनस आर ई स्क्वायर, ये बेटा जीरो के बराबर आ गया। तो एच यहां से आपका आ गया, देखिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। बोल भाई इतना लिखेगा? अरे बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ यहां से, रूट फाइव माइनस वन आर ई बाई टू। हो गया, नोटेड एवरीवन? चलिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिटरमाइन द स्पीड with which the earth would have to rotate on its axis so that a person on the equator would wait 3/5
एज मच एट प्रेजेंट। तो बता यार, अभी जो पर्सन इक्वेटर पे है, जब ये नॉर्मली ओमेगा नॉट से घूम रहा है अर्थ, तो यहाँ पे जो पर्सन बेटा खड़ा है उसको कितना वेट फील हो रहा होगा बताओ। आपको पता है कि इधर तो एम जी नॉट लग रहा होगा और बाहर की ओर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई। तो बताओ यार, अभी जो इसको वेट फील हो रहा होगा वो कितना हो रहा है, मतलब जी इफेक्ट वेट अभी जो फील हो रहा होगा W1 वो कितना होगा, एम इंटू जी नॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई। बोलो भाई, अभी इतना फील हो रहा होगा ना वेट। अब बोल रहा है कि जितना अभी फील हो रहा है उसका 3/5 फील हो। ठीक है, अब बताओ भाई, मान लो ओमेगा हो गया नाउ, W2 क्या होगा, एम इंटू जी नॉट माइनस ओमेगा से अब घूमने लगा मान ले, तो W2 जो है वो आपका 3/5 है W1, मतलब जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई वो किसके बराबर है, 3/5 ऑफ जी नॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई। तो बताओ यार, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपका जो है ओमेगा स्क्वायर आर ई कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर ई दैट इज इक्वल टू, इधर कर दो इसको इधर ले आओ, तो जी नॉट माइनस 3/5 जी नॉट मतलब 2/5 जी नॉट, ये बन गया यार। और भाई इसके बाद इधर आ जाएगा ये, तो कितना बन जाएगा 3/5 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई। ठीक भाई, तो बता यार ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √2 जी नॉट बाय 5 आर ई प्लस 3/5 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो नया ओमेगा इतना होगा। ओके, अब ओमेगा की वैल्यू तो पता ही है यार आपको, ओमेगा नॉट कितना होगा 2 पाई/टी, टी का मतलब 24 × 3600। तो पुट कर दीजिए डाटा, आ जाएगा आपका आंसर। हो गया, अरे समझे ना कहानी को। तो शिवांश यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना यार कि इसकी वैल्यू तो काफी कम होगी कंपेयर टू दिस वन। वैसे आप पुट कीजिए दोनों की वैल्यू, उसके बाद ही चेक करो तो कितना आएगा भाई बताओ। ओमेगा जो है अगर मैं पुट करूं, √2 जी नॉट, तो बेटा 10 ले लेना, 5 आर ई, आर ई बोल रहा है 6400 लेने के लिए, तो 6400 लेने के लिए मतलब 6400 × 10⁻³
प्लस 3/5 ओमेगा नॉट, 2 पाई/24 इंटू 3600 का स्क्वायर। तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए क्या भाई, नेग्लेक्ट करना सही नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा यहां से भाई कितना आ जाएगा, हटा दो इसको, ये आपका आ गया 1/32 आ जाएगा, 32 इंटू 5 160 इंटू 10⁴। देखिए भाई 3 एक और यहां से 4 प्लस 3/5, 2 से बेटा इसको हटा देंगे 12 आ जाएगा। पाई स्क्वायर की जगह भाई 10 पुट कर दूं, पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 के बराबर होगा भाई। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू पाई स्क्वायर बट्टा 12 का स्क्वायर इंटू 36 का स्क्वायर इंटू 10⁴। तो बता यार, यहां से ओमेगा 10⁴ को बाहर कर देना, 1/10 का स्क्वायर रूट अंडर 101/160 प्लस 10⁴ को बाहर कर दिए, पाई स्क्वायर 10 के बराबर कर दे ऑलमोस्ट, तो ये 6/12 का स्क्वायर इंटू 36 का स्क्वायर। तो नेग्लेक्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऑलमोस्ट देख सकते हो। बता यार, 12 का स्क्वायर गुने 36 का स्क्वायर नीचे में, ये तो बेटा 160 से बहुत ही ज्यादा होगा, है ना यार। तो इसको नेग्लेक्ट ही कर दोगे तो ओमेगा ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/400√10। v निकालने से कैलकुलेशन कम पड़ेगा। सर कोई सीआरपी पढ़ा है क्या? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस। ओके बेटा। बेटा लिख लिया सबने, जिसने नहीं लिखा हो रेजेंट कीजिए। लिख लिया है सबने, है ना? नहीं, नहीं, व्हाट्सएप